यूएसए जो आज के दौर में इस चीज़ के लिए मशहूर हो गया है कि वो ज़्यादातर जो युद्ध होता है या ज़्यादातर वॉर में जो वो घुसता है उससे वो कहीं ना कहीं एक जीतते हुए नज़र नहीं आता है। उससे क्या होता है कि यूएसए भले ही वो हिस्ट्री में हो जाए या आज के दिन जो ट्रम्प के नए दौर में हो जाए, आजकल हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए हो जाए या ट्रम्प भी हो जाए, चिकन आउट करते हुए हमें नज़र आ चुके हैं। भले ही वो ट्रम्प जब अपने प्रीवियस कार्यकाल में थे तब वो यूएसए को, जो कि अफगानिस्तान वॉर जो कि वो पिछले 20 साल से लड़ रहा था, उससे वो निकाले थे। और भले ही वो यूएसए के और थोड़े हिस्ट्री में अगर चले जाए तो आपको याद होगा कि वियतनाम वॉर, जहां से यूएसए को फिर से हार के निकलना पड़ा था। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहा है उसके हिसाब से हमें न्यूज़ में ये सुनने को मिल रहा है कि एक ऐसा ग्राउंड जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूएस का एक मेजर बेस हुआ करता था, जहां यूएस आए दिन बॉम्बिंग करता था, यूएसए आए दिन इजराइल को सपोर्ट करके आ रहा था, वहीं से आज के दिन ये खबर बाहर निकल के आ रहा है कि यूएसए वहां से भी आज के दिन पुल आउट कर दिया है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा वो देश था जहां से यूएस आज के दिन 10 से 12 साल के बाद फाइनली एक एग्जिट ले लिया है। क्या वो एग्जिट मतलब ये बोल सकते हैं कि इज्जतदार था या बेइज्जत होकर यूएसए जैसे अफगानिस्तान में निकला था, और ये देखेंगे कि यूएसए का जो निकलना है क्या वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है या ये बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पपेट को बिठा के यूएसए उस देश से निकल रहा है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि और एक जो पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज के दिन ये चल रहा है कि यूएसए अपने जो फोर्सेस है उसको वो मतलब ज्यादातर मोबिलाइज करके वो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर वो लैंड फोर्सेस को एंटर करवाने वाला है। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे क्या है इस चीज का पॉसिबिलिटी। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हम शुरू करने से पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन में किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं आज के दिन बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट के एक कंट्री जिसका नाम है सीरिया। सीरिया का लोकेशन इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो सीरिया जैसे कि आपको पता होगा एक ऐसा देश है जो कि मेडिटेरियन सी को अपना कोस्ट शेयर करता है, जो कि लेबनान से एक बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल से शेयर करता है, इवन इराक से शेयर करता है, जॉर्डन जैसे कंट्री से भी शेयर करता है। तो ये जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं आज के दिन एक ऐसा लोकेशन है जो जहां पे एक मतलब एक बेस होना मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज को एक्सेस दे देता है। तो अभी क्या होता है कि यूएसए, जैसे कि आपको याद होगा कि बशर अल असद हटने के बाद एक नेता को मतलब एक पपेट प्रेसिडेंट बिठाया, जहां से ये बोला जा रहा है कि आज के दिन यूएसए को ये फील हो रहा है कि यूएसए का जो भी उसका मकसद था या ये बोल सकते हैं यूएसए का जो भी मोटिव था आज उसका जो सीरिया में, उसको वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से यूएसए लगभग 10 से 12 साल के बाद उसका जो आखिरी ट्रूप था या ये बोल सकते हैं कि उसका जो आखिरी टुकड़ी था जो कि सीरिया के अंदर काम कर रहा था, या ऐसा बेस जो जिसको कि कसरक बेस बोला जा रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ सीरिया में ऑपरेट कर रहा था, उसमें से लगभग 2000 सैनिकों को यूएसए ने फाइनली उठा के उनको मोबिलाइज जॉर्डन के ओर कर दिया। ये सब डिस्कस करने से पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो सीरिया में पहली बात तो यूएसए के सैनिक आए क्यों थे, और अगर आ गए थे तो इतने दिन रहे क्यों, और अभी जा क्यों रहे। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले मैं सीरिया के बारे में थोड़ा बता के शुरू करना चाहता हूं, तभी जाके आपको ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो आपको ये लगेगा कि कुछ भी चल रहा है इधर। तो मैं आपको पहले शुरुआत करता हूं सीरिया के, जब सीरिया एग्जिस्टेंस में आया था। तो थोड़ा ब्रीफ में समझाने का कोशिश करूंगा। जो आज के दिन जो आप जो मॉडर्न सीरिया जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 होता है दुनिया में, जहां ऑटोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, जहां ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो ऑटोमन एम्पायर का जो पूरा जो एम्पायर होता है उसको तोड़ के वेरियस देश में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि वहीं से एक देश निकलता है जॉर्डन, जहां से वहीं एक देश निकलता है पैलेस्टीन, जहां से एक देश निकलता है टर्की, वैसे ही एक सीरिया नाम का देश यहां से पैदा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये सीरिया जो आज के दिन जो मॉडर्न देश है उसको लगभग 1946 में ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद वो चला जाता है फ्रांस के भाग में, मतलब फ्रांस इस कंट्री को रूल करता है। जैसे कि आपको पता होगा लेबनान को भी फ्रांस रूल करता था और सीरिया को भी कहीं ना कहीं 1946 तक रूल करता आता था। तो 1946 में सीरिया को इंडिपेंडेंस मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि 1963 में एक बाथ पार्टी नाम का एक पार्टी होता है, जिसको जो कि एक लिबरल पार्टी होता है, जो कि इस चीज में भरोसा रखता है कि दुनिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, दुनिया में ज्यादा लिबरलाइजेशन होना चाहिए, दुनिया में ऐसा कट्टरपंथी नहीं छाना चाहिए, जो कि एक आर्मी जनरल को पसंद नहीं आता। वो क्या करता है 1970 में, वो जो 1963 में पावर में आया था जो बाथ पार्टी, उसको हटा के पावर में आ जाता है, या ये बोलते हैं कि 1970 में सीरिया में एक
तख्ता पलट होता है। जिसके बाद कौन आता है 1970 में, बशर अल असद जो कि रिसेंटली प्रेसिडेंट थे, उनके फादर हाफिज अल असद वो लगभग 1970 में 30 साल के लिए सीरिया का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो मतलब नरसंहार करते हैं, जो भी उनके खिलाफ उठता है या ये बोलते हैं कि जो कि उनके एग्नेस्ट जाने का कोशिश करता है, उनको कहीं ना कहीं वो दबोचने का कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है 2000 में जब उनका डेथ हो जाता है, उसके बाद उनके जो बेटे थे, या ये बोल सकते हैं कि बशर अल असद यानी कि डॉक्टर बशर अल असद, वो प्रेसिडेंट के जो कुर्सी है उनके पिताजी का वो संभालते हैं, जिनके बारे में दुनिया के लोग या सीरिया के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत पढ़े हुए इंसान हैं, जो कि थोड़े लिबरल होंगे, या ये बोल सकते हैं कि देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। वो तो कुछ होता नहीं है, बल्कि बशर अल असद और भी उनसे बदतर होके एक अलग ही रास्ते में निकल जाते हैं, जहां की ये बोला जाता है कि बशर अल असद मोस्टली एक सीआर एक लीडर थे, जिनका कट एक इंक्लिनेशन रशिया की ओर और ईरान की ओर देखा जाता है। पहले हम ये बात करते हैं कि जो सीरिया है उसका ईरान की ओर इंक्लिनेशन क्यों आया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सीरिया एक सुन्नी मुस्लिम देश है, और उसमें जो लीडर थे बशर अल असद वो एक शिया मुस्लिम लीडर थे। आपको याद होगा कि जो लेबनान में जो एक संस्था है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, वो भी एक शिया मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो गाजा के अंदर जो हमास है वो भी कहीं ना कहीं एक शिया मुस्लिम एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिसकी वजह से एक बाय डिफॉल्ट एक शिया के वाटू से ईरान के और बशर अल असद का इंक्लिनेशन था, जहां से क्या होता था कि ईरान से जितने भी वेपन्स थे वो इराक के रास्ते, सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचते थे, वहां से वो वाटू से गाजा के अंदर जो हमास है उनको सप्लाई होता था। आपको लग रहा होगा फिर रशिया का एंट्री यहाँ क्यों होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा 2011 के दौरान मिडिल ईस्ट में एक एक प्रोटेस्ट निकला था, जिसको कि हम प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, जिसका नाम था अरब स्प्रिंग, जो कि टूनिशिया से शुरू हुआ था, जहां डिक्टेटर थे उस एरिया में, उनको कहीं ना कहीं जो लोग थे वो कहीं ना कहीं हटाने का कोशिश कर रहे थे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2011 में जो टूनिशिया से शुरू हुआ, फिर वो लीबिया में पहुंचा था, गद्दाफी का से तख्ता पलट हुआ, फिर 2011 में वही प्रोटेस्ट इजिप्ट में पहुंच गया, जहां होस्नी मुबारक को भी हटना पड़ा। जब वो प्रोटेस्ट सीरिया के अंदर पहुंचता है, जहां सीरिया के लोग बशर अल असद को हटाने का कोशिश करते हैं, तभी एंट्री होता है, जो कि बशर अल असद का से हेल्प मांगा जाता है रशिया को, जहां रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके तरफ से हेल्प भेजा जाता है, जहां पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को से दबोचने का कोशिश किया जाता है, जहां पूरे प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाता है, जो कि ये बोला जा रहा है कि बशर अल असद उनके जो लोग हैं सीरिया के जो प्रोटेस्टर थे, उनके खिलाफ केमिकल वेपन्स भी यूज करने से पीछे नहीं हटते। पर एक चीज आपको याद होगा कि आपको पता होगा कि जब भी एक अनस्टेबल का माहौल एक देश में शुरू होता है, जहां एक तरफ ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट किसी टेररिस्ट को मार रहा है या कोई और मिलिट्री आके अपने लोगों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, तो वहां यूजुअली ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं, या अपना जो एक पर्सनल मोटिव होता है या अपना जो रिलीजियस मोटिव होता है, उसको कहीं ना कहीं वो लेके आ जाते हैं। वैसा ही कुछ होता है, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा, आपको पता होगा, ISIS, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि ये चाहता था कि जो शिया लीडर है बशर अल असद, वो सीरिया को रूल ना करे, इसलिए वो एक आर्म्स मूवमेंट शुरू कर देता है बशर अल असद के खिलाफ, जो कि रीजनली इराक को, सीरिया को, रीजन को, यहाँ तक पूरी दुनिया को एक खतरे की तरह नजर आता है, जो कि बगदाद को याद होगा, उसके साथ मिलकर यूएस को धमकी देना शुरू कर देता है। और आपको पता ही होगा कि यूएस को अगर एक धमकी दिया जाता है तो यूएस ही भी उसका दुश्मन हो या किसी भी हालत में उसको मारने के लिए पहुंच जाता है। जहां ये देखा जाता है कि उस टाइम के प्रेसिडेंट बाराक हुसैन ओबामा वो क्या करते हैं कि वो जितने अपने फोर्सेस को लेकर सीरिया के अंदर घुस जाते हैं। जहां ये देखा जाता है दोनों रशिया और यूएसए मिलके कहीं ना कहीं ISIS के अगेंस्ट फाइट करना शुरू करते हैं। जहां ये देखा जाता है कि रशिया बशर अल असद के लिए फाइट करता है, और यूएसए लगभग ये लगा लीजिए कि यूएसए के भी 2-4 पार्टीज थे जिनके लिए यूएसए फाइट कर रहा था या जिनके साथ मिलकर फाइट कर रहा था। जहां ये देखा जाता है कि रशिया और यूएसए मिलकर 2019 में ये जो ISIS नाम का जो संगठन था उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि इतने सारे पार्टी अगर एक देश में रह जाए, कहीं ना कहीं वो देश टूटने के और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जहां ये देखा जाता है कि यूएसए जो कि सीरियन डिफेंस फोर्स और कुर्दिश फोर्स के साथ लड़ रहा था, और दूसरी तरफ बशर अल असद जो कि रशियन जो कि सोल्जर्स थे उनके साथ मिलकर ISIS को खत्म करने का कोशिश करते हैं। पर उस टाइम पे क्या देखा गया था कि जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होता जाता है, वहां पे बहुत सारे फोर्सेस जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें हेस्टियस नाम का एक
ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड करते हैं अल-सरा, जिनको अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो जैसे वॉर प्रोग्रेस होता जाता है उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो भी बहुत सारे लैंड जो कि गृह युद्ध के टाइम पे वो अपने लिए एक बहुत सारे लैंड कब्जा के बैठ जाते हैं। पर उस दौरान क्या होता है कि जब तक मतलब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू नहीं होता है 2022 तक, जब जो कि रशिया का प्रेजेंस था वहाँ पे, वो क्या करता था कि बशर अल असद के लिए, बशर अल असद का जो कि एरिया था उसको कहीं ना कहीं बचा के रखा हुआ था, क्योंकि जो कि वॉर के टाइम पे जो सीरिया था, जो कि यूनाइटेड सीरिया था, वो कहीं ना कहीं इतने भागों में टूटने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर जैसे कि आपको याद होगा कि रशिया उस देश को बशर अल असद के लिए बचा के रखा था। जैसे कि आपको पता होगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होता है, रशिया क्या करता है, उसके जितने भी फोर्सेस थे, या ये बोल सकते हैं कि उसके जो प्राइवेट आर्मी था जिसको कि प्रिगोजिन लीड करते थे, उसको क्या क्या था, वो जब रशिया यूक्रेन वॉर में हारना शुरू कर देता है, वो क्या करता है, जितने भी उसके जो लड़ाके जो कि, या ये बोल सकते हैं उसके जितने भी फोर्सेस जो कि वो सीरिया के अंडर डिप्लॉय करके रखा था, उनको क्या करता है, वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय करना शुरू कर देता है। जैसे ये हेस्टियस ये देखता है कि आज के दिन मतलब बशर अल असद वीक हो गए हैं, या ये देखा गया था कि बशर अल असद के पास आज के दिन इतने पावर है ही नहीं, या बशर अल असद के पास इतना मतलब असला है ही नहीं, या ये बोल सकते हैं कि आर्मी नहीं है, वो क्या करता है, वो जो हेस्टियस है जो कि थोड़ा सा एरिया कब्जा के बैठा था, वो कहीं ना कहीं दमस्कस के ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो दमस्कस के ओर बढ़ना शुरू करता है, बशर अल असद जो कि सीरिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, वो अचानक से सीरिया से हटके रशिया भाग के चले जाते हैं। और जो जिस इंसान के ऊपर आज तक यूएसए के द्वारा लगभग ये लगा लीजिए कि $10 मिलियन का एक प्राइज रखा गया था, या ये बोला गया था कि जो भी इस अल जोलानी को लाके यूएसए को देगा उसको यूएसए लगभग $10 मिलियन एक एज ए प्राइज देने वाला है। पर अचानक से ये देखा जाता है कि यूएसए को जैसे ही सीरिया में अपने प्रॉफिट्स देखा जाता है, या यूएसए को उस एरिया में अपना जो मतलब इंटरेस्ट देखा जाता है, वो ये जो हेस्टियस का जो लीडर था जो कि $10 मिलियन के प्राइस पर रखा गया था, उसको अचानक से एक अच्छा इंसान बना देता है। जहां ये देखा जाता है कि सऊदी अरब के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप भी सऊदी अरब में इस लीडर को मिल जाते हैं, जहां उसको व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है उस मतलब 10 मिलियन वाले आतंकवादी को। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीता जाता है, यूएसए ये डिसाइड करता है कि मतलब सब चीज का तो खात्मा हो गया है। आखिरकार क्या होता है कि मतलब 2026 के अप्रैल के महीने में यूएसए ये डिसाइड करता है कि उसका जो आखिरी टुकड़ी था जो कि लगभग 2000 सैनिकों के आसपास था, उसको वो कहीं ना कहीं सीरिया से निकाल के जॉर्डन की ओर लेके जाने वाला है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि किस कंडीशन पे यूएसए सीरिया से निकला है। तो पहला कंडीशन जो कि अल जोलानी के सामने रखा गया था कि ये रखा गया था कि सीरिया के सॉइल से कुछ भी हो जाए कि इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, जिसको कि सीरिया के द्वारा एग्री किया जाता है। मतलब ये एश्योरेंस दिया जाता है कि सीरिया के सॉइल से इजराइल के ऊपर अटैक कभी भी नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि जो कि ईरान के जो वेपन्स थे जो कि इराक से होते हुए सीरिया के रास्ते जो कि हिजबुल्ला तक या हमास तक पहुंचाए जाते थे, उस रास्ते को भी अल जोलानी को बंद करना पड़ेगा, जिसको कि अल जोलानी एग्री करते हैं। ये तो था मेजर टर्म्स। और अभी दुनिया के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर एक ईरान यूएसए का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएसए अभी क्यों वो वाला टाइम पकड़ा कि वो जो अपने जो लास्ट टुकड़ी है उसको लेके वो जॉर्डन के अंदर क्यों मूव करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद होगा कि अभी यूएसए के द्वारा एक प्लानिंग चल रहा था कि यूएसए अपने जो लैंड फोर्सेस है उसको वो ईरान के अंदर उतार के एक लैंड इन्वेजन शुरू करेगा। अगर एक ईरान यूएस का डील नहीं पहुंचता है तो उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि ईरान को प्रेशराइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर हमें आ रहे हैं। तो आगे देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेप है मतलब यूएसए का, वो कितना आगे बढ़ता है या कितना सक्सेसफुल होता है। क्या वो सही में जो फोर्सेस को जिनको कि वो सीरिया से लिया है वो कहीं ना कहीं वो ईरान में डिप्लॉय करता है या ईरान के इन्वेजन में यूज करता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कि अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने जल्दी यूएसए और ईरान का एक डील होता है। उसके बारे में जैसे ही अपडेट आता है हम तो उसके बारे में डिटेल से बात करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन मैं था हर्षित और आप देख रहे थे हर्षित एक्सप्लेन्स। टिल देन थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।